नाजरीन, खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। हमने पिछली वीडियो का इख्तिताम इस बात पे किया था कि इस वीडियो में हम आपको CSS एग्ज़ामिनेशन के लिए सब्जेक्ट सिलेक्शन, स्टडी मैनेजमेंट और एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब आपने पेपर्स देने के लिए जाना है वहाँ आपका कंडक्ट और बिहेवियर जो है ना वो क्या होना चाहिए, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। CSS एग्ज़ामिनेशन में जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आप दो पार्ट्स में तकसीम कर सकते हैं, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स ज़ाहिर है सब ने करने हैं और उसमें कोई सिलेक्शन वाली बात नहीं है, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिसमें आप आसानी से एक्सेल कर सकें और हाई स्कोरिंग आप कर सकें। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि हाई स्कोरिंग का ताल्लुक़ जो है वो आपकी थिंकिंग एबिलिटी और स्टेट ऑफ माइंड से और सब्जेक्ट्स की जो इनसाइट्स आपने डेवलप की हैं उनसे है। ये नेचर ऑफ द सब्जेक्ट के साथ हाई स्कोरिंग का ताल्लुक़ मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसका रोल बहुत ही कम है। बहरहाल हम इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि एग्ज़ामिनर की पर्सनालिटी और फिर जिस मौके पे आपका पेपर चेक किया जा रहा है उस वक्त उसका मूड, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इसका इम्पैक्ट हो सकता है, बल्कि होता है। लेकिन ये भी हकीकत है कि सोशल साइंसेस में तकरीबन सारी दुनिया में ऐसा ही है। तो मेरी जो कुछ सजेशंस हैं वो मैं आपको वन बाय वन करके बता देता हूँ। आपके सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिसमें आप इजीली एक्सेल कर सकें। वो कैसे कर सकते हैं? अगर आपने पहले से सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं तो उन सब्जेक्ट्स का इंतखाब करें। अगर बिलफर्ज आपके पास ऐसी ऑप्शन नहीं है कि आपने पहले से सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो फिर सब्जेक्ट को थोड़ा सा स्टडी कर लें और वो सब्जेक्ट लें जिसको पढ़ने के बाद यू फील गुड। ये ह्यूमन नेचर है और कुदरत का शायद निज़ाम भी ऐसा है कि जब आप कुछ चीज़ों को देखते हैं, कुछ शख्सियात से मिलते हैं, कोई मटेरियल कंटेंट्स किसी चीज़ के पढ़ते हैं तो कुछ की तरफ आप खिंचे चले जाते हैं और कुछ से आपका बड़ा एक रिपल्शन सा होता है। और ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें कि आप गुड फील करें तो उन सब्जेक्ट्स का जो ना आप इंतखाब करें। और तीसरा जो है, ऐसे सब्जेक्ट्स हों जिनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक़ बनता हो। साइकोलॉजी में जब ह्यूमन लर्निंग पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा था तो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि एक फील्ड में लर्निंग या एक सब्जेक्ट की लर्निंग जो है वो दूसरे सब्जेक्ट में काम आ सकती है, क्योंकि ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स, जिसका हमने ज़िक्र अपनी पहली वीडियोस में बड़ी तफसील से किया है, वो कम्युनिकेट करते हैं अपने साथ। और पहले से एक सब्जेक्ट में इंसाइट अगर आपने डेवलप की हुई है तो वो दूसरे सब्जेक्ट्स में आपको काम जो ना वो आएगी। ये याद रहे कि जो आपकी हाई स्कोरिंग है अल्टीमेटली डिपेंड करेगी आपकी जो वेरियस मेंटल एबिलिटीज़ हैं और स्टेट ऑफ माइंड है उस पे जो ना डिपेंड करेंगी। और आपने ये कोशिश करनी है कि आप मेमोराइज़ करने की बजाय, सिर्फ रट्टा लगाने की बजाय सब्जेक्ट्स की जो ना इनसाइट डेवलप करें। जब इनसाइट डेवलप करेंगे तो फिर किसी किस्म का भी सवाल आ जाए उसमें आप बड़े आसानी के साथ जो है उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। सब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद दूसरा मरहला ये है कि आपने उस लैंग्वेज जिसमें आपने कम्युनिकेट करना है उसमें थोड़ा सा गौर कर लें। ऑब्वियसली ये लैंग्वेज जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज है।
इसमें अखबारों में आर्टिकल्स भी बहुत आते हैं, बहुत सी वीडियोस भी आपने देखी होंगी, और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये बड़े एतमाद से आपको बता सकता हूँ कि उर्दू मीडियम से पढ़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं या कैंडिडेट्स अब हैं, उनकी सलाहियतों को बहुत ज़्यादा अंडरमाइन किया जाता है सिर्फ एक लैंग्वेज की वजह से। और मैंने ख़ुद से पिछले कई सालों में कई मरतबा जो है जो CSS में कामयाब हुए हैं तलबा, उनका डाटा जो है ना वो चेक किया। 85 से 90% तक लोग जो सिलेक्ट होते हैं वो उर्दू मीडियम से पढ़े होते हैं। लेकिन ये एक बिल्कुल हकीकत है कि इंटरव्यू में इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए जो कैंडिडेट्स हैं दे डू बेटर, इसलिए कि उनकी कम्युनिकेशन जो है इंग्लिश लैंग्वेज में बेहतर होती है। लेकिन मैं जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, पहले उनके लिए मेरी सजेशन ये है कि वो अपनी ग्रामर और स्पेलिंग्स पे थोड़ा सा गौर करें और उस पे तवज्जो दें। और जो उर्दू मीडियम से पढ़े हुए हैं उनको मेरी सजेशन ये है कि आप मैट्रिक की ग्रामर की किताब लें और टेंसेस को दोबारा बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। और लिखते वक्त आपने सिंटैक्स का बहुत ख्याल रखना है। दिस इज़ बोथ फॉर उर्दू मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। सिंटैक्स क्या है? इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, कि कौन सा वर्ड जो है सेंटेंस के अंदर पहले आना है, कौन सा बाद में आना है। बाज़ दफ़ा सिर्फ वर्ड के आगे पीछे होने से जो सेंटेंस का मतलब है वो कुछ डिफरेंट भी हो जाता है। और जब सिंटैक्स बहुत आपके बेहतरीन होंगे तो ये एक फ़्लो होगा अपनी थॉट्स के अंदर जो है। सेकंड, आपने ये करना है कि सेंटेंसेस जो हैं ये शॉर्ट रखने हैं। लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपका असल मकसद ये है, और जो कि पेपर चेकर यानी एग्ज़ामिनर देख रहा होगा, उसने ये देखना है कि आपकी ग्रिप जो है, जो अंडरस्टैंडिंग है इस सब्जेक्ट के बारे में, उसका लेवल जो है वो क्या है। अगर आप लंबे लंबे पैराग्राफ लिखेंगे, डिफरेंट जगहों से याद किए हुए चीज़ें रीप्रोड्यूस करेंगे, तो जो आपके पेपर चेक करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। वो एक नज़र में देख के पहचान लेते हैं कि ये आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं या कहीं से याद किया हुआ है वो आप जो ना ये लिख रहे हैं। इसलिए आप जो है सेंटेंसेस छोटे रखें। नेक्स्ट, वेरी इम्पॉर्टेंट, आप वर्ड्स जो हैं वो इजी वर्ड्स इस्तेमाल करें, इजीली अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स इस्तेमाल करें। और खुश खत होना जो है इसका बहुत ही फ़ायदा है। ये जो चंद एक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो ग्रामर के बारे में बताया है, स्पेलिंग के बारे में बताया है, सिंटैक्स के बारे में बताया है और शॉर्ट सेंटेंसेस के बारे में बताया है, ये सारा फैसिलिटेट करेगा आपके एग्ज़ामिनर को। ये ह्यूमन नेचर है कि जहाँ से उसको थोड़ा सा ब्लॉक किसी को नज़र आता है तो वो वहाँ से पीछे हटने की कोशिश करता है। जो आपका पेपर चेक कर रहा होगा, जब वो खुश खत होंगे आप, वो इजीली पढ़ सकेगा। छोटे सेंटेंसेस होंगे वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकेगा, तो आपको हाई स्कोर मिलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। और मेरा जो पिछला एक्सपीरियंस है उसकी बिना पे भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम आते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ये जो लर्निंग एनवायरनमेंट के बारे में जो कुछ मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये मैं आपको बताऊँ कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने इस पे बहुत काम किया है। लेट 40s और अर्ली 50s में जो है रिसर्च इन ह्यूमन लर्निंग जो है वो बड़ी पीक पे थी। डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट रिसर्चर्स जो हैं वो इस पे काम कर रहे थे कि किस तरीके से जो कंसंट्रेशन लेवल है उसको
एनहांस किया जा सकता है, मेमोरी को किस तरह डेवलप किया जा सकता है, और लर्निंग कर्व जो है वो किस तरीके से आप ऊपर लेके आ सकते हैं। तो ये कुछ जो मैं आपको सजेशंस दे रहा हूँ, ये सारा डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने जो काम किया है उसमें से मैंने पॉइंट्स जो है वो अखज़ करके एक्सट्रैक्ट करके वो मैं आपको जो ना बता रहा हूँ। नंबर 1 पॉइंट है कि एक्सक्लूसिव जो है प्लेस आपके पास होनी चाहिए स्टडी के लिए। अब एक्सक्लूसिव प्लेस जब होगी तो दूसरे लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दूसरे लोग जब डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो कंसंट्रेशन लेवल जो है आपका बेहतर होगा और लर्निंग जो है वो इजी जो ना वो हो जाएगी। ठीक है। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि जहाँ भी आप बैठ के स्टडी कर रहे हों वहाँ एयर का प्रॉपर वेंटिलेशन का जो ना इंतज़ाम जो ना होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया, आपके ब्रेन सेल्स जो न्यूरॉन्स हैं उनको चाहिए, उनकी ग़िज़ा मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन और शुगर है। ठीक है। तो ऑक्सीजन आपको चाहिए, जैसे आप देखें हम ऊंचा सांस लें ऐसे करके तो आप एकदम जो है ना रिलैक्स फील करते हैं। होता ये है कि हमारे ब्रेन सेल को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन पहुंचती है और वो कम्युनिकेशन में बड़ा इजी महसूस करते हैं। इसलिए ऐसी प्लेस सेलेक्ट करें जहाँ के वेंटिलेशन का प्रॉपर जो है ना बंदोबस्त हो। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि एनवायरनमेंट जो है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए आपकी बॉडी के हिसाब से। यानी अगर सर्दियों के दिन है तो हीटिंग का जो भी बंदोबस्त आपकी बॉडी के मुताबिक जो है, किसी को कम ज़रूरत होती है, किसी को ज़्यादा जो है ना ज़रूरत होती है। गर्मियों का दिन है तो कूलिंग सिस्टम कैसा जो है ना वो होना चाहिए। तो ये जो कंफर्ट है ये भी आपका लर्निंग कर्व जो है ना वो बेहतर करती है। चौथा पॉइंट जो है वो है क्वाइट एनवायरनमेंट। अब इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो काम हो चुका है। हमारे यहाँ बच्चों को आदत है कि जी वो कहते हैं कि जी बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है ना वो होना चाहिए। इसकी कोई साइंटिफिक जो है ना वो प्रूफ नहीं है कि बैकग्राउंड म्यूज़िक होगा तो आपका लर्निंग कर्व जो है ना वो बेहतर होगा। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाया हुआ है और आपकी कंसंट्रेशन का लेवल वो नहीं होगा जो कि एक क्वाइट एम्बियंस में जना होगा। क्यों कि आपकी जो ऑडरी परसेप्शन है, जो सेंस है, उसके अंदर जो आवाज़ जा रही है वो आपकी ब्रेन में जा रही है और आपके ब्रेन सेल जो हैं मुस्तकिल जो है ना काम कर रहे हैं उस पर और उसको उसका एनालिसिस करके या उसको एसोसिएट करके आपको जो है बता रहे हैं। तो ये बैकग्राउंड में म्यूज़िक जो है ये आपके लिए टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है। आप ज़्यादा वक्त बैठ के लेंथ ऑफ स्टडी आपका ज़्यादा होगा लेकिन लर्निंग जो है वो इतनी बेहतर नहीं होगी। सो नॉइज़ जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, म्यूज़िक वगैरह भी नहीं होना चाहिए और आप ताकि अच्छे तरीके से कंसंट्रेट कर सकें। पांचवा मेरा पॉइंट जो ना वो ये है, ऐसा एनवायरनमेंट हो जो कि स्लीप इंड्यूसिंग हो, उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। यानी बहुत इजी चेयर हो है, बेड पे जो ना वो लेटे हुए हैं, इस तरीके से भी जो है वो कंसंट्रेशन लेवल बेहतर नहीं होता और आपका टाइम जो है आपको महसूस भी नहीं होता। आप तो कहते हैं कि जी मैंने जो है 8 घंटे जो ना पढ़ लिया, लेकिन 8 घंटे में वो 8 घंटे इतने प्रोडक्टिव नहीं होते। फिर ये है छठा पॉइंट में है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा भी जाता है कि टाइम ऑफ द डे एंड लेंथ ऑफ स्टडी जो है ना, तो इसमें कोई जो है ना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है। आप अपने हिसाब से जो भी आपको पर्सनालिटी को बेहतर लगता है या जो भी आपकी हैबिट्स हैं जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं उस हिसाब से जो है ना वो स्टडी कर सकते हैं। लेकिन आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ जो है ना वो परफेक्ट हालत में जो ना होनी चाहिए।
सातवां जो ना मेरा पॉइंट जो है ना वो है इंटरवल और उसके जो ब्रेक लेते हैं स्टडी के दौरान, ये कितना जो ना होना चाहिए। ये भी डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट है। कुछ लोगों को जो है वो जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है उनका तो ये है कि 90 मिनट से लेके 2 आवर्स तक जो है ना, इससे ज़्यादा जो है ना कंटिन्यूसली स्टडी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद जो है ये ब्रेन आपस में जो ब्रेन सेल्स हैं कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उनको अगर थोड़ा सा 10 मिनट्स का रेस्ट मिल जाए तो फिर से दोबारा से वो बेहतर होके और अच्छे तरीके से लर्न जो है ना वो करना शुरू कर देते हैं। इसमें एक और भी है कि एक्सट्रोवर्ट लोग जो हैं उनको ज़रा ब्रेक ज़्यादा चाहिए होती है। इंट्रोवर्ट जो पर्सनालिटीज़ हैं, इंट्रोवर्ट आपको ये मैं बताता चलूँ कि इंट्रोवर्ट ये है कि आप अपनी किताबों में खुश रहते हैं, आप जो इंटरनल माहौल पसंद करते हैं, आप मेल मुलाकातें ज़्यादा और बाहर जाना, दोस्तों से मिलना, होटलिंग करना, ये आपको ज़्यादा पसंद नहीं है। जो कैंडिडेट्स या तलबा ऐसे हैं कि जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं जिनको बाहर, उनको ज़्यादा जो है ना लेंथ ऑफ स्टडी जो वो काम रखें, 1 घंटे के बाद ही 10 मिनट्स का जो ना वो ब्रेक ले लें। अगेन ये डिफरेंट स्टडीज़ हैं जिसकी बना पे मैं जो आपको ये बात बता रहा हूँ। 8th पॉइंट ये है कि मेमोरी ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स जो हैं जिनको आपने याद करना, उनकी कोशिश करें कि वो सुबह के वक्त रखें। और जो एनालिटिकल काम आपने करना है, जो एसोसिएशन का काम करना है कि एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है उसके बाद आपने दूसरी उससे मिलती चीज़ पढ़नी है, या एक चीज़ आपने पढ़ी है और उससे फर्दर उसको पढ़ना है, तो वो चीज़ें सारी जो हैं एसोसिएशन, एनालिटिकल या सिंथेसाइज करने वाली चीज़ें जो हैं, या जिसमें आपको एवेल्यूएशन वगैरह करनी है, ये जो है ये आफ्टरनून या नाइट में जो है ना वो करें। इंट्रोवर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं जब वो इंडिविजुअल यानी अकेले बैठ के जो है ना वो स्टडी कर रहे होते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स का ये है कि वो पसंद करते हैं कि वो ग्रुप में बैठ के जो ना वो स्टडी करें। और फिर यहाँ से एक और नेक्स्ट पॉइंट जो 11th है ये पैदा होता है कि जी हमें इंडिविजुअल स्टडी बेहतर है या कि ग्रुप में स्टडी जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है। देखें, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ये दोनों मेथड जो है ना वो आप इस्तेमाल करें। एग्जामिनेशंस जो भी आप दे रहे हैं उसके लिए इन दोनों मेथड्स का बहुत ही फ़ायदा है। और बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप एक छोटा सा ग्रुप बना लें 4-5 लोगों का, या जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट जो वो आप तकसीम कर लें, और कोई जो है कैंडिडेट किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा होगा, कोई दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा होगा, जिसमें जो कंफर्टेबल फील करता है वो या कॉन्फिडेंट फील करता है कि मुझे ये सब्जेक्ट बहुत बेहतर तरीके से आता है, वो सब्जेक्ट उसको दे दिया जाए और उसको कहें कि जी आप इसको डीपली स्टडी करें, आप ख़ुद भी स्टडी करें। और उसके बाद आप कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपने जो है ना इंडिविजुअल स्टडी करनी है, उसके बाद जब ग्रुप में बैठें और एक जिसकी बारी है कैंडिडेट की एक सब्जेक्ट के बारे में, उसको आपको पढ़ाने दें। जब वो पढ़ाएगा तो आप क्वेश्चन जो ना पूछेंगे ना, ये क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन जो है ये बड़े इम्पॉर्टेंट है लर्निंग के अंदर। हम तो बल्कि ट्रेनिंग के दौरान ये स्टाफ कॉलेज यानी नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के तमाम लेवल के कोर्सेज में ये इसकी एवेलुएशन करते हैं कि जो ऑफिसर्स क्वेश्चंस पूछते हैं वो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन से पता चलता है कि आपकी इनसाइड सब्जेक्ट्स के बारे में कितनी है। तो आप जब क्वेश्चंस पूछेंगे तो ऑलमोस्ट आप तमाम क्वेश्चंस जो है ना वो कवर कर लेंगे जो कि एग्ज़ामिनेशंस में आ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है लर्निंग का, इससे आपका लर्निंग कर्व जो है वो बहुत बेहतर होगा। तो अगला मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो है 12वां, वो ये है कि कंसंट्रेशन लेवल जो है उसको आप ज़रूर डेवलप करें, क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल से ये है
कि लेस टाइम में आप ज़्यादा जो है वो स्टडी कर सकते हैं। आप इधर उधर आपका ध्यान नहीं जाएगा। 1 घंटे में आपका अगर कंसंट्रेशन, और ये वक्त के साथ साथ आप कंसंट्रेशन लेवल आपका इंक्रीज़ होता जाएगा। आपको थोड़ा सा सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत से लोगों का हमने देखा है कि वो कोर्स करने के लिए आते हैं और चूँकि वो फील्ड में काम कर रहे होते हैं, बहुत देर से जो है उन्होंने पढ़ाई नहीं की होती, तो उनको बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। बट विद इन ए वीक उनका कंसंट्रेशन लेवल जो है वो बेहतर होने से लर्निंग जो है ना वो बेहतर हो जाती है। एक और 13वां मेरा पॉइंट ये है कि हर बंदे को कोई ना कोई पर्सनल प्रॉब्लम ज़रूर होती है। घर की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। इसको आपने अवॉइड करना है और इसको अवॉइड करके ही आप कंसंट्रेशन लेवल जो है ना अपना इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस से जब आप पढ़ने के लिए बैठें और आप अपने आप को सिग्नल भेजें कि नहीं, आई हैव टू फोकस ऑन माई स्टडी, तो ये स्लोली आप जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी दूर होती जाएंगी और आपका लर्न। 14वां मेरा पॉइंट ये है, और ये बहुत ही रिकमेंडेड है फ्रॉम एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, इससे बहुत स्टडी हुई है, को कहते हैं कि जी हाफ ऑफ द टाइम जो आपका स्टडी का जो है वो रिकॉल करने पे जो है आप स्पेंड करें। कि जो कुछ आपने पढ़ा है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जी आपने मॉर्निंग में उठ के पढ़ना शुरू किया, आफ्टरनून में तक पढ़ा है, आफ्टरनून में फिर आप उसी को रिकॉल करने की कोशिश करें। जब आप रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि आपके ब्रेन सेल्स जो हैं बड़ा एक्टिवली एक दूसरे के साथ, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि केमिकल जिसके साथ एक ब्रेन सेल जो है वो दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है, जब आप रिकॉल करते हैं तो वो बड़ी तेज़ी से एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। रिकॉल करना, और जब इसकी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे होंगे और क्वेश्चन आपके सामने होगा तो बड़ी तेज़ी से आपके ये ब्रेन सेल जिन्होंने प्रैक्टिस की हुई है वो कम्युनिकेट कर सकेंगे और लेस टाइम में आप सारा अपना जो है ना पेपर मुकम्मल कर सकेंगे। और ये जो कहा जाता है, मेरा नेक्स्ट पॉइंट, ये 15th पॉइंट है कि जनाब मैंने 20-20 घंटे में स्टडी करता हूँ। जनाब ये 20 घंटे स्टडी करना जो है ये इंतहाई नॉन प्रोडक्टिव है। एट द एंड ऑफ द डे जो रिज़ल्ट है वो ये है कि आपका लर्निंग कर्व जो है वो डिक्लाइन कर चुका होता है। आप बैठे होते हैं लेकिन चीज़ें थ्रू नहीं हो रही होती। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप नींद जो है वो पूरी करें। नथिंग लाइक स्लीप। ये नींद जो है ये आपको दोबारा से रिपेयर करके पहले की तरह जो ना वो फ्रेश कर देती है और आप जो है अच्छे तरीके से आपकी स्टडी जो है ना वो जारी रख सकते हैं। एस्पिरेंट्स, एक बात वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ पे अटेंशन। नो ड्रग्स एट ऑल ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। मैं बहुत से लोगों से जानता हूँ जो जागने के लिए ड्रग्स लेते हैं और कुछ जो हैं वो सोने के लिए लेते हैं। दोनों टाइप्स जो हैं वो अपने ब्रेन सेल्स के जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उनको तबाह बर्बाद कर रहे होते हैं और बाज़ दफ़ा तो ये ऐसा नुकसान पहुंचता है कि एक तवील अरसे तक फिर ये आपके साथ जो है वो चलता है। ये तैयारी के लम्हात के दौरान आपने न्यूरॉन्स की जो है वो खिदमत करते रहें, यानी उनको ऑक्सीजन और शुगर बहम पहुंचाते रहें, जिससे कि उन्होंने एनर्जी बनानी है, वो एनर्जी जो है वो आपके काम चुनानी है।
आपने तैयारी मुकम्मल कर ली, अब आपने कमरे इम्तिहान में जाना है। गो देयर विद पॉजिटिव माइंड और एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड के साथ, बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। जैसे एक खिलाड़ी होता है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेता है, तमाम टेक्निक्स जो है वो सीख लेता है, फिर वो जो ग्राउंड में जाता है तो वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाता है कि मैं अपनी एबिलिटीज़ को डिस्प्ले कर सकूँगा। वाइल अटेंडिंग द पेपर, नो स्ट्रेस आउट एट ऑल, ठीक है। बल्कि ईयू स्ट्रेस जो है ना, वो आपका उसका लेवल अप होना चाहिए। ईयू स्ट्रेस जो है ये गुड स्ट्रेस है, ठीक है। ये आपको आपके अंदर एंथुजियाज्म पैदा करता है। और जब आप देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर आप आया है और ये सारा मटेरियल आपने पहले से जो ना वो आपको मालूम है, आपकी एबिलिटीज़ जो हैं, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स, ये सारी डेवलप हो चुकी हैं, तो आपको पेपर करने में मुश्किल तो पेशानी नहीं है। लेकिन किसी किस्म का आपने स्ट्रेस नहीं लेना। और एक और इमोशनल स्टेबिलिटी लेवल जो है अपना, ये बहुत आपने हाई रखना है। एग्जामिनेशन हॉल में जब जाते हैं तो डिफरेंट किस्म के छोटे मोटे वाक़यात हो जाते हैं कि जी पेपर लेट आया है, एक्स्ट्रा शीट आपको चाहिए तो वो नहीं मिल रही, या आपको पानी की ज़रूरत पेश आ गई है तो पानी जो है ना इधर उधर जो है, बाज़ दफ़ा इन्विजिलेटर जो है वो आपके सर पे आके खड़ा हो जाता है। कीप योर कूल, डोंट पे अटेंशन टू एनीथिंग एल्स, बट कंसंट्रेट ऑन योर पेपर। आई एम श्योर यू विल डिस्प्ले योर एबिलिटीज़। और इसके बाद इंटरव्यू, अल्लाह करे आप कामयाब हों, और इंटरव्यू की बारी आएगी तो उसके लिए हम एक अलहदा जो ना वीडियो बनाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो कि हमारी आखिरी वीडियो होगी, ये इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव स्किल्स जो ना वो कैसे डेवलप करनी है, मेमोरी कैसे डेवलप करनी है, इसके बारे में जो ना वो आपके साथ बातचीत करेंगे। इतनी देर में ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इनको स्टडी करके आप अपनी तैयारी जारी रखें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह।